हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कर्व ट्रेसिंग कार्टेशियन फॉर्म का। ठीक है, तो इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम लोग 5 पॉइंट के थ्रू किसी भी कर्व को ट्रेस करेंगे जनरली। तो वो शब्द होता है स्टार्ट, है ना। स्टार्ट, कर्व ट्रेसिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट, यस मतलब सिमेट्री, टी मीन्स टेंजेंट एट ओरिजिन, ए मीन्स एसिम्प्टोट, आर मीन्स रीजन और टी मीन्स ट्रेसिंग, है ना। तो इन 5 पॉइंट के थ्रू हम लोग किसी भी कर्व को ट्रेस कर लेंगे, है ना। फिर से देख लीजिए, सिमेट्री, टेंजेंट एट ओरिजिन, एसिम्प्टोट, रीजन एंड ट्रेसिंग, है ना। इस 5 पॉइंट के थ्रू किसी भी कर्व को हम लोग जनरली ट्रेस कर लेते हैं। अब इन 5 पॉइंट को समझते हैं कि है क्या ये। तो पहली चीज़ है सिमेट्री। सिमेट्रियाँ 4 तरीके की यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, अगर y की सभी पावर इवन हो, all powers of y are even, then symmetric about x axis। symmetric about y axis होता है अगर x की सभी पावर इवन हो तो symmetric about y axis हो जाएगा। अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री, अगर x और y को इंटरचेंज कर दें और कर्व में कोई चेंज ना हो तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इन अपोजिट क्वाड्रेंट या अबाउट द ओरिजिन कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, x को -x और y को -y रख दें और कर्व में कोई चेंज ना हो, देन गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना। तो इन सिमेट्री का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे एक हम लोग सर्किल की इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए सर्किल की इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल आपको पता है कैसे बनेगा, है ना। ए रेडियस का एक सर्किल हो गया, ये ए रेडियस का एक सर्किल हो गया। इसमें सिमेट्री, देखिए सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस का, किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के अबाउट अगर कोई कर्व सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसकी एक साइड में जैसा फिगर बन रहा है सेम वैसा ही फिगर दूसरी साइड में बनेगा। सिमेट्री का ये मतलब होता है, सिमेट्री किसी लाइन के अबाउट होगी तो उस लाइन की एक साइड में जैसा फिगर बन रहा है वैसा ही दूसरी साइड में बनेगा। तो देखिए ये एक सर्किल की इक्वेशन लिया है, तो ये सर्किल की इक्वेशन है, इसमें चारों सिमेट्रियाँ हैं। देखिए सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के एक साइड में जैसा फिगर बना है वैसा ही दूसरी साइड में फिगर है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए वाई एक साइड में जैसा फिगर बना वैसे दूसरी साइड में बना है, ठीक है। तो देखिए अगर जो ये इक्वेशंस दी है, जो भी इक्वेशंस दी है उसमें अगर वाई की पावर इवन है, जहाँ जहाँ पर भी वाई है सभी पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है, और अगर एक्स की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाता है। यहाँ देखिए दोनों पावर इवन है तो दोनों सिमेट्री हैं। एक सिमेट्री होती है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू एक्स। इस लाइन के अबाउट सिमेट्री देखिए यहाँ इससे क्लियर है कि y और x इंटरचेंज कर दें और कर्व में कोई चेंज ना हो तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री हो जाएगी। तो देखिए इस लाइन की एक साइड में जैसा फिगर बना है वैसा ही फिगर दूसरी साइड में बना है। इसमें जरा x y को इंटरचेंज कर लो, x की जगह y रख लो और y की जगह x रख लो, x की जगह y रख लो और y की जगह x रख लो, तो कर्व नहीं चेंज होगा। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेम कर्व फिर आ गया। तो अगर एक्स वाई का रोल चेंज करने पर कर्व की इक्वेशन ना चेंज हो तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और चौथी सिमेट्री है इन अपोजिट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा फिगर बना है वैसा थर्ड में बनेगा, जैसा सेकंड में बना है वैसा फोर्थ में बनेगा। या ये कह सकते हैं कि अबाउट द ओरिजिन, तो ओरिजिन किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री का मतलब उस पॉइंट से पास होती हुई कोई भी लाइन खींचो, किसी भी एंगल से कोई भी लाइन खींचो, उसके एक साइड में जितनी दूरी पर कर्व होगा दूसरी साइड में भी उतनी दूरी पर कर्व होगा, तो वो उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री हो जाती है, ठीक है। तो चाहे कहें सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट या कह दें कि सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, दोनों एक ही बात हुई। तो देखिए 4 सिमेट्री हम लोग चेक करेंगे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड इन अपोजिट क्वाड्रेंट, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। ये चारों सिमेट्रियाँ ओरली चेक हो जाती हैं। कैसे, अगर एक्स की पावर, सभी एक्स की पावर इवन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, वाई की पावर इवन है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, एक्स वाई का रोल चेंज कर लो, कर्व चेंज हो जाता है तो सिमेट्रिक, कर्व नहीं चेंज होता तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स।
और इन अपोजिट क्वाड्रेंट का की क्या शर्त है कि x की जगह -x रख लो और y की जगह -y, कर्व ना चेंज हो। जैसे x की जगह -x रख लिया तो -x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह -y रख लिया तो -y होल स्क्वायर दिस इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। तो वापस से फिर वही आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, कर्व नहीं चेंज हुआ, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन या इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो ये 4 सिमेट्रियाँ हैं, इनको हम लोग ओरली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए, अगला पॉइंट आता है टेंजेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पर टेंजेंट खींचते हैं तो कैसे निकालेंगे। इफ़ द गिवन कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन देन टेंजेंट एट ओरिजिन इज गिवन बाय लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल कर लो। सबसे पहले तो देखते हैं कि वो ओरिजिन से पास हो रहा कि नहीं, मतलब 0 0 सेटिस्फाई करा दें। अगर वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन तो ओरिजिन से पास होगा, अदरवाइज नहीं पास होगा। तो जैसे ये कर्व है x³ + y³ - 3axy = 0। देखिए ये ओरिजिन से पास हो रहा है, x की जगह 0, y की जगह 0 रख लो तो 0 = 0 हो गया। तो क्या कहते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकलेगा, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल कर दो। तो ये देखिए 3rd डिग्री टर्म है, ये 3rd डिग्री टर्म है और ये 2nd डिग्री, एक x का एक y का 2 डिग्री का टर्म है। तो लोएस्ट डिग्री पूरा टर्म को 0 को इक्वल कर लो तो 3axy दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट x = 0 एंड y = 0। ये 2 टेंजेंट आ गए, x = 0 मतलब y एक्सिस और y = 0 मतलब x एक्सिस, है ना। x = 0 और y = 0, 2 टेंजेंट आ गए। तो दोनों टेंजेंट क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, है ना। एक आपका ये है y = 0 x एक्सिस और ये है x = 0 मतलब y एक्सिस, दोनों टेंजेंट अलग अलग हैं। देखिए अब इधर नेचर ओरिजिन का देख लेते हैं। तो इस तरीके टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकलेगा, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल कर लो तो जो इक्वेशंस आएंगी, जो स्ट्रेट लाइन आएंगी वो टेंजेंट्स हो जाएंगी। अब टेंजेंट का नेचर देख लेते हैं। नोड कब होगा, जो आपने टेंजेंट निकाला अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट हो। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का कोई कर्व है तो ये डबल पॉइंट है, इस P पॉइंट से कर्व की 2 ब्रांचेस पास हो रही हैं तो इसको डबल पॉइंट कहेंगे। तो ये डबल पॉइंट इज सेड टू बी नोड इफ़ द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचते हैं और दो टेंजेंट आ जाते हैं और अलग अलग, है ना, डबल पॉइंट को नोड कहते हैं अगर वो उस पर टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है दोनों टेंजेंट अलग अलग तो वो नोड हो जाता है ना। इफ़ द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एट ए पॉइंट देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द नोड। या ऐसे कह सकते हैं कि ए डबल पॉइंट इज सेड टू बी, चूँकि डबल पॉइंट जहाँ से कर्व की 2 ब्रांचेस पास होंगी उसको डबल पॉइंट कहेंगे। जैसे यहाँ इस पॉइंट से कर्व की एक ब्रांच ये पास हो रही, दूसरी सेम कर्व की 2 ब्रांच पास हो रही, तो इसको डबल पॉइंट कहते हैं। 3 ब्रांच पास करेगी तो ट्रिपल पॉइंट, 4 ब्रांच पास करेगी तो 4th पॉइंट। तो डबल पॉइंट का नेचर बताना है नोड। नोड कब होगा, ए डबल पॉइंट इज सेड टू बी नोड इफ़ द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग हो जाए तो ये पॉइंट नोड कहलाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कस्प। अब देखिए एक कर्व ये है, सेम कर्व है, उसकी ये 2 ब्रांचेस इस P पॉइंट से पास हो रही हैं तो डबल पॉइंट हो गया। इस पर टेंजेंट खींच लिया तो दोनों टेंजेंट एक ही हो गया, रियल तो है लेकिन एक ही हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। तो इफ़ द टेंजेंट्स आर रियल एंड सेम या कोइंसिडेंट देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड कस्प। तो ये जो पॉइंट होगा इसको कस्प बोलेंगे, ठीक है। ए डबल पॉइंट इज सेड टू बी कस्प इफ़ द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट आर रियल एंड कोइंसिडेंट, है ना, दोनों कोइंसाइड कर जाए टेंजेंट्स, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग इस P पॉइंट को कस्प बोलेंगे। अगला होता है कंजुगेट पॉइंट। अगर टेंजेंट्स इमेजिनरी आ जाए, है ना, टेंजेंट्स इमेजिनरी आ जाए तो ए डबल पॉइंट इज सेड टू बी कंजुगेट पॉइंट इफ़ द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट आर इमेजिनरी, है ना। तो उसको हम लोग कंजुगेट पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये कर्व है और ये पॉइंट बाहर है, कर्व से बाहर है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए कर्व पर ही है। यहाँ पर अकेला पॉइंट है तो टेंजेंट खींचा नहीं जा सकता, है ना, इसका मतलब टेंजेंट यहाँ पर इमेजिनरी आएगा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं, ना। तो जहाँ पर टेंजेंट इमेजिनरी आ जाए, उसको बोलेंगे कंजुगेट पॉइंट, ठीक है। और एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसी सिचुएशन आ सकती है, देखिए कर्व इससे यहाँ से कर्व की एक ब्रांच ही हो गई, दूसरी ब्रांच ही हो गई, पास हो रही। तो अब ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट पर
एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये, दोनों टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर गया। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के साथ क्या है कि वहाँ dy पाई dx जीरो होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा, लेकिन उस पॉइंट पर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, है ना। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव जीरो उस पॉइंट पर, और थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, तो ऐसा पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये चार तरीके के पॉइंट देख लीजिएगा। अगर टेंजेंट्स अब आपके रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं तो उसको नोड कह देंगे। टेंजेंट्स रियल और कोइंसिडेंट आते हैं, सेम आ जाता है, तो उसको कस्प कह लेंगे। टेंजेंट्स अगर इमेजिनरी आ जाते हैं तो उसको कंजुगेट पॉइंट या आइसोलेटेड पॉइंट बोल देंगे। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की सिचुएशन ये बनती है कि सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों जीरो, थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पर, तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। तो जो ओरिजिन होगा ना उसका हम लोग नेचर बता देंगे। ओरिजिन का नेचर इस तरीके से इन चार पॉइंट्स में जो भी होगा उसको बता देंगे। नोड, कस्प, कंजुगेट पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में जिस तरीके का नेचर होगा उसको बता देंगे। पहली चीज़ तो वो ओरिजिन से पास हो रहा है कर्व कि नहीं। अगर ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो पास होगा, नहीं करेगा तो नहीं पास होगा। जब ओरिजिन से नहीं पास होगा तो वहाँ पर ना ही टेंजेंट, वहाँ पर टेंजेंट खींचे नहीं जा सकते। इस लिख देंगे द गिवन कर्व डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर देयर इज नो टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, अगर ओरिजिन से नहीं पास हो रहा होगा तो। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन मान लीजिए है आपकी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 8 दिस इक्वल टू जीरो, मान लीजिए इक्वेशन है। तो अब इसमें देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसको जीरो के इक्वल करना है तो 8 इक्वल टू तो जीरो होता नहीं है, 8 नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ से टेंजेंट नहीं मिल पाएगा, है ना, यहाँ से टेंजेंट नहीं मिल पाएगा। तो ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा तो ओरिजिन पर टेंजेंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये ओरिजिन का नेचर बताने की पहली चीज़ तो टेंजेंट्स एट ओरिजिन निकालेंगे। टेंजेंट्स अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो नोड हो जाएगा, रियल और कोइंसिडेंट है तो कस्प हो जाएगा, और इमेजिनरी आ जाते हैं टेंजेंट तो कंजुगेट पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो, बट उस पॉइंट पर थर्ड डेरिवेटिव जीरो नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट का आपने दूसरा पॉइंट देख लिया, सिमेट्री, और दूसरा टेंजेंट एट ओरिजिन। तीसरा एसिम्पटोट्स देखते हैं। एसिम्पटोट्स तीसरा पॉइंट है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स के लिए क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस दी होगी उसमें राइट साइड जीरो करके सबको लेफ्ट साइड ले लेंगे। देख लेंगे कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है। सपोज ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे तीन तरीके के एसिम्पटोट्स होंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होता है। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, एसिम्पटोट होता है ऐसा टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनफाइनाइट पे हो। सपोज ये आपकी लाइन है, ये लाइन है और एक कर्व ऐसा कुछ बन रहा है ये कि इसको इनफाइनाइट पर टच कर रहा है ना। ये जो कर्व है ना, ये कर्व इस लाइन को x इक्वल टू ए को, ये लाइन x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए, ये जो लाइन है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनफाइनाइट पे इसको टच करता है जाके इनफाइनाइट पर। तो ऐसी लाइन को हम लोग एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ऐसा टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनफाइनाइट पर हो उसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एसिम्पटोट्स होगा। मतलब एसिम्पटोट्स क्या है, ऐसा एसिम्पटोट्स एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट की तरीके से, वो टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनफाइनाइट पर हो वो एसिम्पटोट्स कहलाएगा। एसिम्पटोट्स निकालने के तरीके, एसिम्पटोट्स पैरेलल। अब ये देखिए किस एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है, वाई एक्सिस के। अगर एसिम्पटोट्स ऐसा कुछ होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ऑब्लिक अगर एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जैसे ये हो गया तो एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, मान लीजिए ये एसिम्पटोट्स हो गया तो ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं, ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इनको ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स तीन तरीके के हो गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ठीक है, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल कर देंगे। एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल कर देंगे। सपोज कि एक्स, मान लीजिए ये इक्वेशन है, इसमें क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 इक्वल टू तो जीरो होता नहीं
है, वन नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है ना। एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। अगर वेरिएबल है तो उसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जीरो के इक्वल कर लेंगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई दिस इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है मान लीजिए। तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर आपकी एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स 2 है, उसका कोफिशिएंट क्या है वाई। तो वाई इक्वल टू जीरो कर दो तो ये हो जाएगा पैरेलल टू एक्स की हाईएस्ट पावर देखा था ना, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। तो वाई इक्वल टू जीरो, देखिए वाई इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस ही होता है वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, अब यहाँ से देखिए वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, वाई की पावर 1 ही है, कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 और प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई। इमेजिनरी एसिम्पटोट्स तो हैं बट इमेजिनरी एसिम्पटोट्स हैं, और इमेजिनरी किसी भी लाइन को हम लोग खींच नहीं सकते, ड्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको छोड़ देना है वहीं पे। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स निकालना 3 तरीके के हो गए, पैरेलल एसिम्पटोट्स और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। एक तीनों को पहले एक एग्जांपल के द्वारा एसिम्पटोट्स निकालना सीख लेते हैं, फिर पॉइंट बताते हैं आपको। एसिम्पटोट्स का कॉन्सेप्ट देखिए, इस तरीके की इक्वेशन, जो भी इक्वेशंस दी होगी राइट साइड जीरो कर लेंगे, सबको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कितने डिग्री की इक्वेशन है। ये देखिए कितने डिग्री की है, 2 डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 डिग्री का है। तो जितने डिग्री का है उतने ही मैक्सिमम एसिम्पटोट्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग पैरेलल एसिम्पटोट्स चेक कर लेंगे। अगर पैरेलल से संख्या हमारी पूरी हो जाती है, मान लीजिए 2 डिग्री का है तो 2 ही एसिम्पटोट्स होंगे, दोनों पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल वाई एक्सिस से आपको दोनों एसिम्पटोट्स मिल गए तो ऑब्लिक पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही एसिम्पटोट्स होंगे जितने डिग्री की इक्वेशन है। अगर उससे संख्या पूरी नहीं होती तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स पर जाना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट वो भी 1 है, और उसको जीरो करना था तो 1 इक्वल टू जीरो होगा नहीं, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं है ना। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकलता है, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जीरो के इक्वल कर लेते हैं, लेकिन शर्त है कि वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तो कांस्टेंट है इसलिए होगा नहीं जीरो, कांस्टेंट इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है। इसका मतलब अब ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, दोनों एसिम्पटोट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए हम लोग देखिए मेथड क्या फॉलो करते हैं। एक निकालते हैं फाई एन एम। अब n का मतलब होता है फाई एन एम निकालते हैं। n का मतलब होता है जितने डिग्री की इक्वेशन है, 2 है तो 2 से शुरू करेंगे, फाई टू एम निकालेंगे। उसमें क्या करना है, सेकंड डिग्री टर्म में x इक्वल टू क्या पुट कर देना है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m इन सेकंड डिग्री टर्म ये पुट कर देना है। तो फाई टू एम क्या निकल आएगा, फाई टू एम इक्वल टू सेकंड डिग्री का टर्म, देखिए ये सेकंड डिग्री, ये तीनों सेकंड डिग्री की टर्म है। इसमें पुट करिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2m, कितना आ गया ये 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m आ गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर फाई 1m निकालते हैं। फाई 1m मतलब फर्स्ट डिग्री टर्म में यही काम पुट करना है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m। तो फर्स्ट डिग्री की ये 2 टर्म है, इसमें रख लीजिए x की जगह 1, y की जगह m, तो 2m हो गया। ठीक है, फिर फाई 0m मतलब 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट टर्म, ये 8 दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हाईएस्ट से शुरू करेंगे और 0 तक ले जाएंगे, ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m पुट करके। समझ में आया। उसके बाद क्या करना है कि जो हाईएस्ट वाला है उसको 0 के इक्वल कर देंगे, फाई टू m जो भी हाईएस्ट होगा उसको 0 के इक्वल कर लेंगे, तो वहाँ से रूट निकलेगा। तो ये 0 करने पर
1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m दिस इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया m माइनस 1 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1 1। दो रूट आ गए, दोनों देखिए यहाँ m की दोनों वैल्यू रियल है। अगर यहाँ इमेजिनरी आ जाता, i के टर्म में आ जाता तो हम लोग छोड़ देते, बता देते कि ये दोनों एसिम्प्टोट्स हमारे इमेजिनरी होंगे, लेकिन यहाँ रियल वैल्यू आई इसलिए रियल एसिम्प्टोट्स हैं। ठीक है, अब हमें देखिए एसिम्प्टोट्स होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एसिम्प्टोट्स कहलाएगा। तो m तो हम निकाल चुके हैं, ये m की दो वैल्यू हो गई है ना। अब इनके लिए c की वैल्यू निकालना है। तो जब दो वैल्यू सेम आती हैं, है ना, दो वैल्यू सेम आती हैं तो इस फार्मूले से c की वैल्यू निकालेंगे। किससे, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5, जितना हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट आपका शुरुआत वाला 2 है तो 2 से लिखेंगे, और c की पावर जितना है उतना डेरिवेटिव लगा देंगे यहाँ 5 2m लिखेंगे प्लस, अब यही सब एक एक कम कर लीजिए तो c पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसको एक कम कर लो तो 5 डेरिवेटिव भी एक कम करो 5 डैश m, है ना। ये c की पावर जितना होगा वही 5 का डेरिवेटिव होगा, ये घटने लगेगा, 5 2 है 5 1 फिर 5 0, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, c पावर 0 मतलब 1 0 फैक्टोरियल मतलब 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 0 m, यहाँ डैश भी नहीं लगेगा, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और 5 2m, ये देखिए 5 2m है, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर लो, तो दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2m, एक बार पर 2m माइनस 2 दोबारा पे 2 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 2 हो गई, प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ 5 1 डैश, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये भी 2 आ जाएगा, 5 1 का ये भी 2 आ गया। ठीक है, प्लस 5 0m की वैल्यू 8 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इक्वल टू 0, तो ये हो गया, आप 2 से 2 कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 8 दिस इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से c की दो वैल्यू निकलेंगी, फैक्टर तो होंगे नहीं तो सीधा जाट का फार्मूला लगा लो, -2 प्लस माइनस √4 -4 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन 2। ठीक, यहाँ से भी देखिए इमेजिनरी वैल्यू निकल रही है, -2 प्लस माइनस √4 माइनस 8 चूँकि 32 से 4 निकल गए 28 माइनस का 28i अपॉन 2, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -2 प्लस माइनस ये हुआ 2√7 2i, है ना, 2√7i, माइनस लगा है ना तो यहाँ आई नहीं, ये माइनस का 28 आएगा, -28 और i -1 की जगह i स्क्वायर लिखेंगे तो i स्क्वायर का √i बाहर निकल आएगा, 28 को लिख सकते हैं 2√7। ठीक है, अपॉन 2, तो कितना आ गया, c इज इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस √7i। यहाँ देखिए इमेजिनरी वैल्यू आ गई c की, तो इमेजिनरी वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता क्योंकि हम इमेजिनरी एसिम्प्टोट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर निकालना होगा तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, m1 प्लस c1, और m1 और m2 तो सेम है तो c की दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर, m की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, दो वैल्यू हो गई। यहाँ m1 और m2 दोनों सेम है तो c की अलग अलग वैल्यू है, तो y की वैल्यू क्या निकली है, m की वैल्यू क्या निकली x, m की वैल्यू 1, सो x प्लस c1 की वैल्यू -1 प्लस √7i, और दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस हो जाएगा -1 माइनस √7i। ठीक है, ये दो एसिम्प्टोट्स आ गए। अब चूंकि यहाँ i आ गया इसलिए इसका काम खत्म हो गया क्योंकि इमेजिनरी एसिम्प्टोट्स हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चाहे c पर इमेजिनरी आ जाए या m की वैल्यू इमेजिनरी आ जाए तो हम वहीं छोड़ सकते थे, है ना। यहाँ बता दें कि ये एसिम्प्टोट्स हमारी इमेजिनरी आएंगे, तो इसका मतलब कोई भी रियल एसिम्प्टोट्स नहीं है। तो इस तरीके हम लोग रियल एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। तो देखिए जब इक्वल आ जाते हैं, दो इक्वल है तो सी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, तीन इक्वल होंगे तो सी क्यूब से स्टार्ट करेंगे, c³ अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 2 या जो भी होगा, ट्रिपल डैश m प्लस जो भी होगा। अब यहाँ पर m की वैल्यू जो भी है, मान लीजिए m के टर्म आता है, ये जैसे यहाँ 2 आ गया था, m के टर्म आता तो हम फिर m की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए कॉन्सेप्ट देखिए इसका।
एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट कांस्टेंट। यहाँ से मिल जाएगा, अगर है तो ये एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल आएगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे निकलता है? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, लेकिन शर्त है कि इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए आप एसिम्प्टोट्स जनरली होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। एसिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब यम और सी की डिफरेंट वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख लेंगे तो हमको एसिम्प्टोट्स मिलते जाएंगे। तो इसके लिए मान लीजिए n डिग्री की इक्वेशन है तो फाई एन एम निकालेंगे। कैसे? पुट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m इन द nth डिग्री टर्म। फिर इससे कम निकालिए फाई n माइनस 1m, तो पुट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m इन n माइनस 1th डिग्री टर्म। फिर फाई n माइनस 2m, पुट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m इन n माइनस 2th डिग्री टर्म। ठीक है, डॉट डॉट फिर फाई 1m निकालेंगे, तो फर्स्ट डिग्री टर्म में यही काम करना है, x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू m रख देना है फर्स्ट डिग्री टर्म में। फिर फाई 0m में, फाई 0m मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म लिख देंगे जो भी होगा। नाउ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालते हैं। जो हाईएस्ट वाला होगा फाई एन एम, इसको 0 करके रूट्स निकालेंगे, फाई एन एम इक्वल टू 0। और रूट्स अगर डिस्टिंक्ट आते हैं, सब अलग अलग आते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे सब अलग अलग आते हैं, तो क्या करेंगे? इफ़ ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट देन सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए एम की वैल्यू तो निकाला ही, मान लीजिए 1 2 3 4 सब अलग अलग रियल आ गए, सब अलग अलग वैल्यू आ गई, तो हमें सी की चाहिए। तो m1 के करस्पॉन्डिंग C1, m2 के करस्पॉन्डिंग C2, m3 के करस्पॉन्डिंग C3, ऐसा निकालना है। तो जब सब अलग अलग होंगे, सब अलग अलग होंगे, तो इस सी की वैल्यू इस फार्मूले से निकालेंगे। देखिए कितने 1 अलग अलग मतलब सारी अलग अलग, तो c पावर 1/1 फैक्टोरियल फाई n, ये तो हमेशा जो भी सबसे बड़ा होगा वो लिखा जाएगा फाई n है ना, तो ये है n से स्टार्ट होगा, फाई n डैश m, c पावर 1 है तो डैश होगा, प्लस अब ये एक कम होगा तो फाई n माइनस 1, और यहाँ डैश भी अब आगे वाले में नहीं लगेगा, m इक्वल टू 0। तो इससे c की वैल्यू क्या आएगी? माइनस फाई n माइनस 1m अपान फाई n डैश। इस फार्मूले से अब ये वैल्यू m के टर्म में आएगी, तो m की वैल्यू रख के हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, दूसरा, इफ़ टू रूट्स आर इक्वल, अगर दो रूट्स इक्वल, अभी जैसे एग्जांपल देखा था कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? m तो क्लियर हो गया, दो टू 2 आया तो m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू निकालना है, तो c की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालेंगे। किससे? टू रूट्स इक्वल है तो c स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, c स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल फाई n डबल डैश, है ना, ये वाला हमसे हमेशा बड़ा वाला, सबसे बड़ा जो भी होगा वो स्टार्टिंग उसी से करेंगे, और c की पावर जितनी है उतना ही यहाँ डेरिवेटिव लगाएंगे, तो c स्क्वायर डबल डैश m प्लस, अब c की पावर एक घटा दो, c पावर 1/1 फैक्टोरियल फाई n माइनस 1 डैश m प्लस, है ना, इसका एक कम होगा और डेरिवेटिव भी एक कम हो जाएगा, फिर इससे एक कम हो जाएगा, तो c पावर 0/0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, फाई n माइनस 2 आ गया, इसका डेरिवेटिव कम करो तो डेरिवेटिव नहीं लगेगा इस पर, m इक्वल टू 0। इसको हल करके हम ये c की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सॉल्व करेंगे तो c की 2 वैल्यू आ जाएंगी, है ना, और वो वैल्यू यहाँ पर m की तो वैल्यू सेम है, m की वैल्यू सपोज m है और c की वैल्यू c1, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2, ये दो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकल आएंगे। अब मान लीजिए रूट्स निकाल रहे हैं, 3 रूट्स इक्वल आ जाए, है ना, m1 m2 m3 3 रूट्स इक्वल आ गए, तो अब हम c की 3 वैल्यू चाहिए, तो c की 3 वैल्यू निकालने के लिए अब c क्यूब से स्टार्ट करेंगे, c क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल फाई n ट्रिपल डैश m, जितनी c की पावर होगी वहाँ उतना डेरिवेटिव होगा यहाँ, और ये वाला तो सबसे बड़ा वाला से स्टार्ट होगा, n है तो n से फाई n m प्लस, अब c की पावर एक कम करो, c स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, और ये घटेगा c n माइनस 1 हुआ, डबल डैश ट्रिपल डैश से डबल डैश हो जाएगा, फिर एक कम कर लो तो c पावर c अपान 1 फैक्टोरियल, फिर एक घट जाएगा तो n माइनस 2 डैश m प्लस, फिर एक घटेगा तो n माइनस 3m डैश हट जाएगा, c पावर 0/0 फैक्टोरियल, ये हो गया। ये c की एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। यहाँ फाई n ट्रिपल डैश m की वैल्यू रख लेंगे जो भी आई है, m की वैल्यू सपोज 2 है, 2 है तो m की जगह यहाँ 2 रख लेंगे, तो c की एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करके c की 3 वैल्यू निकालेंगे तो एसिम्प्टोट्स हो जाएगा
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थ्री, तीनों वैल्यू सी की रख लेंगे। तो 3 एसिम्पटोट्स इस तरीके से निकल आएंगे इक्वल रूट्स के लिए। इसी तरीके अगर 4 रूट्स इक्वल होंगे तो सी पावर 4/4 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, ऐसी इक्वेशन लिख लेंगे तो सी की 4 वैल्यू वहाँ से मिल जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एम आर प्लस एम आर एक्स प्लस सी आर कह दें तो r इक्वल टू 1 2 3, मतलब y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, वाई इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री, यानी m के करस्पॉन्डिंग हम c की वैल्यू निकालते जाएंगे। जिस तरीके के रूट होंगे उस तरीके से हम लोग c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिम्पटोट्स निकालने का। अगला पॉइंट आता है सम पॉइंट्स। ट्रेसिंग का अगला पॉइंट रीजन है ना, स्टार्ट से आपने देखा तो आर तक पहुंच गए, आर मतलब रीजन, तो y को x के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, पूरा रीजन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक पूरा रीजन इसी टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। वो देखेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है उसी के आधार पे। और अगर y को x के टर्म में ना लिख पाए तो फिर हम यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसके बाद फिर अगला पॉइंट आ जाता है ट्रेसिंग, है ना, लास्ट पॉइंट है ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जितने टेंजेंट होंगे वो टेंजेंट खींच लो, जो एसिम्पटोट्स होंगे वो एसिम्पटोट्स खींच लो, और उसके बाद इस पॉइंट में जो भी डाटा है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करो और सिमेट्री यूज करके कर्व हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट के थ्रू जनरली सारे कर्व ट्रेस हो जाते हैं, है ना। इन्हीं के थ्रू हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है, देखिए ये AKTU में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना, ये कर्व है, पॉलिनोमियल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन कर्व है, इस सबको लेफ्ट साइड में ले आओ। तो देखिए एक्स की ये हो जाएगा आपका 2a वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2a वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इस टाइप की इक्वेशन हम लोग बना लिए। उसके बाद स्टार्ट सिमेट्री शुरू करेंगे। देखिए 5 पॉइंट कौन कौन से हैं, सिमेट्री, दूसरा टेंजेंट एट ओरिजिन, है ना, तीसरा एसिम्पटोट्स, चौथा पॉइंट है रीजन, पांचवा पॉइंट ट्रेसिंग, है ना, स्टार्ट, है ना, स्टार्ट इन 5 पॉइंट के थ्रू हम लोग ट्रेसिंग कर लेते हैं। स्टार्ट START, स्टार्ट, ये 5 पॉइंट है, सिमेट्री, टेंजेंट एट ओरिजिन, एसिम्पटोट्स, रीजन एंड ट्रेसिंग, है ना। इस 5 पॉइंट के थ्रू किसी भी कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये आ गया। अब सबसे पहले सिमेट्री चेक करिए। देखिए सिमेट्री ओरल चेक हो जाती है, मतलब बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए हम लोग सिमेट्री बहुत आराम से चेक कर लेते हैं। तो सारी सिमेट्री चेक कर लो, जो जो है वही यहाँ पर दे दो। तो पहला था कि अगर सभी y की पावर इवन है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। तो देखिए y कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर y है, इवन पावर है, एक यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ भी y है हर जगह y की पावर इवन है, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए x की सारी पावर इवन है, नहीं है, यही आड मिल गया, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस रिजेक्ट हो गया, नहीं है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। तीसरा सिमेट्री है एक्स वाई का रोल चेंज कर लो, x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, देखो कर्व चेंज हो जाएगा, x की जगह यहाँ y तो y क्यूब हो जाएगा, अब y क्यूब तो कहीं है ही नहीं इक्वेशन में, तो कर्व चेंज हो जाएगा, है ना। कर्व अगर नहीं चेंज होता तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x हो जाएगा, लेकिन यहाँ कर्व चेंज हो जाएगा तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू x भी नहीं है। फिर इन अपोजिट क्वाड्रेंट, उसमें क्या करते हैं, x को माइनस एक्स, वाई को माइनस वाई कर दें और कर्व में कोई चेंज ना हो। तो देखो x को माइनस एक्स कर दें तो ये माइनस एक्स क्यूब खैर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर तो प्लस का वाई स्क्वायर हुआ, और माइनस एक्स मतलब ये दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, और ये भी माइनस का, ये भी आपका प्लस का होगा, मतलब फाइनली ये भी, तो ये तीनों टर्म माइनस के हो जाएंगे। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों टर्म प्लस के हो जाएंगे। तो गिवन इक्वेशन में तो ये टर्म माइनस का है, इसलिए ये सिमेट्री भी नहीं है, है ना, सिमेट्रिक इन अपोजिट कोऑर्डिनेट भी नहीं है। तो 4 सिमेट्रियाँ हैं, चारों को ओरली आपको चेक कर लेना है, जो जो सिमेट्री है केवल यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए हम लोगों ने लिख लिया द गिवन कर्व इज सिमेट्रिक
अबाउट एक्स एक्सिस, अगर चारों होती तो ऐसे लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड इन अपोजिट कोऑर्डिनेट। जो है वो यहाँ पे लिख लो, बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओरली चेक हो जाती है ना। सीधा जो सिमेट्री है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगला पॉइंट है टेंजेंट एट ओरिजिन। देखिए ओरिजिन से पास हो रहा कि नहीं कर्व, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 रखो, सेटिस्फाई कर रही इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिन से पास हो रहा है तो लिख लेंगे द गिवन कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, है ना। पहले तो ये देख लेंगे कि पास ओरिजिन से पास हो रहा कि नहीं, तो पास हो रहा है। द टेंजेंट्स एट ओरिजिन आर गिवन बाई, ओरिजिन पर टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल करेंगे। क्या फार्मूला है, लोएस्ट डिग्री टर्म 0, तो ये 3rd डिग्री का है, ये भी 3rd डिग्री का, ये हमारा 2 डिग्री का है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल कर लो, है ना, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, है ना। 2 तो 0 है नहीं, a नॉन 0 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ गया। तो दो टेंजेंट आ गए लेकिन दोनों सेम है ना। आपने देखा था कि अगर टेंजेंट दोनों सेम हो तो क्या होता था, कस्प हो जाता था ना। ओरिजिन का नेचर अब क्या हो जाएगा, कस्प हो जाएगा। द टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, या सेम या इक्वल, है ना। द टेंजेंट्स आर रियल, यहाँ दोनों टेंजेंट रियल हैं, आई नहीं आ रहा है इसका मतलब रियल है। तो टेंजेंट्स आर रियल एंड सेम, तो द नेचर ऑफ द ओरिजिन इज कस्प, है ना। दोनों टेंजेंट अगर सेम हो तो ओरिजिन का नेचर क्या हो जाएगा, कस्प हो जाएगा। कस्प आपको पता है इस तरीके का बनेगा कि मतलब दोनों का टेंजेंट एक ही होगा। अभी जब आप फिगर देखोगे तो वहाँ कस्प जैसा दिख जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आ रहा है एसिम्पटोट्स। चलिए एसिम्पटोट्स चेक करते हैं। ये इक्वेशंस जो दी है वो है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल चेक कर लेंगे। तो इसमें मैक्सिमम कितने एसिम्पटोट्स होंगे, कितनी डिग्री की इक्वेशन है, 3, तो 3 डिग्री की इक्वेशन है तो मैक्सिमम 3 एसिम्पटोट्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल चेक कर लेंगे। अगर पैरेलल से हमारी संख्या पूरी हो जाती है तो ऑब्लिक पर नहीं जाएंगे, नहीं तो ऑब्लिक पर जाना होगा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखो, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट मिल गया, इसका मतलब नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं है। फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, वाई की हाईएस्ट पावर वाई स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट x माइनस 2a है। अब ये देखो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल टर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब कैसे निकलता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x माइनस 2a, सो x माइनस 2a इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 2a आ गया। तो एक ये एसिम्पटोट्स आ गया, x इक्वल टू 2a एक एसिम्पटोट्स आ गया। उसके बाद अभी देखिए कितने एसिम्पटोट्स होंगे इसके, 3, एक ही के बारे में जानकारी मिली। पैरेलल टू एक्स एक्सिस था नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस में एक मिल गया, यानी 2 एसिम्पटोट्स अभी और हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 एसिम्पटोट्स, है ना, जितने डिग्री की इक्वेशन मैक्सिमम उतने एसिम्पटोट्स। तो अभी 2 एसिम्पटोट्स हो सकते हैं, इसलिए ऑब्लिक पर जाना पड़ेगा। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए आपको तरीका बताए थे, क्या करना है, सबसे पहले कितने डिग्री का है, तो 5 डिग्री, तो 5 निकालेंगे, जितने डिग्री का होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो 5 इक्वल टू क्या करना है, x की जगह 1, y की जगह m पुट करना है 3rd डिग्री टर्म में, ये 3 है तो 3rd डिग्री टर्म इतना है, इतने में x की जगह 1, y की जगह m रख लो, तो 1 क्यूब प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद फिर इससे कम 5 निकालेंगे, तो 2nd डिग्री में यही काम करना है, x की जगह 1, y की जगह m रखना है, तो आपका ये 2nd डिग्री टर्म इतना है। इसमें x की जगह 1, y की जगह m पुट कर लो, तो ये हो गया माइनस 2am स्क्वायर, फिर 5 फर्स्ट डिग्री तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है, हाईएस्ट वाले को 0 कर लो, हाईएस्ट वाला जो है आपका 5 इसको 0 करके रूट्स निकालेंगे, m की वैल्यूज निकालेंगे। सो 5 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 5 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई आ गया। देखो आई आ गया ना, इसका मतलब अब इसके जो एसिम्पटोट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी निकलेंगे, रूट्स इमेजिनरी आया, इसका मतलब एसिम्पटोट्स इमेजिनरी आएंगे। सो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आर इमेजिनरी, 2 m की वैल्यू आई है तो 2 यहाँ से एसिम्पटोट्स तो निकलेंगे बट इमेजिनरी आएंगे, तो संख्या पूरी हो गई, एक यहाँ से 2 यहाँ से। जरूरी नहीं कि उतने हैं, मैक्सिमम उतने एसिम्पटोट्स हो सकते हैं, उससे कम या कोई हो सकता है कोई भी एसिम्पटोट्स ना हो, लेकिन
3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 एसिम्पटोट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो यहाँ एक पैरेलल आ गया, 2 के बारे में जानकारी मिल गई तो है, बट इमेजिनरी एसिम्पटोट्स है। तो इमेजिनरी एसिम्पटोट्स हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, इमेजिनरी लाइन खींच ही नहीं पाएंगे। तो इसका कोई ज़्यादा रोल, कोई मतलब नहीं है अब निकालने का, इस इमेजिनरी एसिम्पटोट्स निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहीं पर लिख देंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आर इमेजिनरी, है ना, या 2 ऑब्लिक एसिम्पटोट्स आर इमेजिनरी। फिर अगला पॉइंट आता है चौथा, रीजन। रीजन के लिए y की वैल्यू x के टर्म में निकालो, है ना, y की वैल्यू x के टर्म में निकालो। तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू जो गिवन कर्व था उससे y की वैल्यू ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स, ऐसा सेट कर सकते हैं। ये ना इक्वेशन क्या थी, y, देखिए इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का अंडर रूट हो जाएगा x अंडर रूट एक्स, तो x बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर x और ये वाली क्वांटिटी अंडर रूट में आ जाएगी, लेकिन प्लस माइनस होगी, है ना, y इज इक्वल टू प्लस माइनस होगी। अब चूंकि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है, x एक्सिस के सिमेट्रिक, तो y की जो वैल्यू इधर होगी वही दूसरी साइड में होगी, तो इसलिए प्लस साइन ले लिया, माइनस छोड़ दिया, है ना, केवल एक साइन ले लिया। तो y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स। देखिए अब इसी टेबल में पूरा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक पूरा रीजन इसी टेबल में रिप्रेजेंट करना होगा, पूरा रीजन इसी टेबल में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग x की डिफरेंट वैल्यू देके y की डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अगर ये मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, तो x इक्वल टू अगर 0 देते हैं तो 0 पर तो 0 है, अगर 0 से कम करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है ना, अगर x की वैल्यू नेगेटिव देते हैं तो x की वैल्यू सपोज -a दे दें, तो x की वैल्यू माइनस देते ही ये तो प्लस आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस देते ही ये माइनस आ जाएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस साइन का मतलब हुआ इमेजिनरी, i के टर्म्स में आ जाएगा। तो x इज लेस देन 0 का के लिए y की वैल्यू इमेजिनरी आ गई, मतलब इस इतने में क्या बता रहा है कि माइनस इन्फाइनाइट से लेके 0 से कम तक y की वैल्यू क्या रही, इमेजिनरी आ रही है ना, y की वैल्यू इमेजिनरी। तो हम लोग पूरा रिप्रेजेंट देखेंगे इसी टेबल में, पूरा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक पूरा रीजन इसी टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर माइनस इन्फाइनाइट से 0 से कम तक की बात तो केवल इतने में आ गई, है ना, कि x इज लेस देन 0 तो y की वैल्यू इमेजिनरी। अब 0 पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 पर रख लीजिए, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0। फिर देखिए x इक्वल टू अगर a ले लें, x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a पर y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह a रख लो, तो a इंटू ए अपॉन 2a माइनस ए अपॉन ए, 1 कट गया, a आ गया, तो x इक्वल टू a पर a हो गया। फिर अगर x इक्वल टू 2a ले लें, x इक्वल टू 2a, तो 2a माइनस 2a इन्फाइनाइट अपॉन में 0 हुआ, मतलब 1 अपॉन 0 इन्फाइनाइट, तो 2a पर इन्फाइनाइट हो गया। अब जरा 2a के आगे बढ़ो, x इक्वल टू ए 2a पर तो इन्फाइनाइट हो गया, 2a के आगे बढ़िए, सपोज 3a, अगर हमने x की वैल्यू 3a ले लिया तो 3a अपॉन 2a माइनस 3a, तो ये देखिए 2a से जैसे ही थोड़ी भी क्वांटिटी बड़ी हुई तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब अब इमेजिनरी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 2a से जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, x इज़ ग्रेटर देन 2a, x इज 2a पर तो देखा आपने इन्फाइनाइट आ गया, लेकिन 2a से जैसे भी थोड़ी भी वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेजिनरी, y की वैल्यू इमेजिनरी। तो अब देखो 2a से लेके आगे इन्फाइनाइट तक की बात बता दिया कि x इज ग्रेटर देन 2a पर y की वैल्यू इन्फाइनाइट, तो पूरा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक पूरा रीजन इसी टेबल में रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक। तो रीजन रिप्रेजेंट हो गया। अब हम लोग ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो चलिए ट्रेसिंग के लिए देखिए, ट्रेसिंग के लिए सबसे पहला काम है आप एसिम्पटोट्स और टेंजेंट खींचो। तो टेंजेंट क्या निकला था, टेंजेंट निकला था y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो देखिए y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, एक ये टेंजेंट है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, है ना, ये y इक्वल टू 0 ऑलरेडी खींचा हुआ है x एक्सिस, है ना। हम लोग सबसे पहला काम x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस खींच लेते हैं, उसके बाद टेंजेंट और एसिम्पटोट्स जो दिए हैं वो खींच लेते हैं। तो देखिए एक ये टेंजेंट दो निकले थे, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो दोनों सेम लाइन है, y इक्वल टू 0। और एक एसिम्पटोट्स निकला था x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a, डॉट डॉट लाइन जो है वो एसिम्पटोट्स हो गई, डॉट डॉट एसिम्पटोट्स लाइन हो गई।
अब देखिए ये बता रहा है कि x इज लेस देन 0 पर y की वैल्यू इमेजिनरी, मतलब इधर रियल फिगर नहीं बनेगा, इधर फिगर नहीं बनना है और 2a के आगे भी नहीं बनना है, इधर भी फिगर नहीं बनना है। फिगर केवल इधर भी इमेजिनरी, इधर भी इमेजिनरी, तो फिगर केवल 0 से 2a के बीच में बनना है। तो चलिए देखते हैं, 0 पर 0 यानी कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है, ए पर ए हो गया, ए पर ए हो गया, तो इस पॉइंट से उसके बाद यहाँ गया और 2a पर जाते जाते इनफाइनाइट हो गया, 2a पर जाते जाते इनफाइनाइट हो गया और ये टेंजेंट लाइन है, ये लाइन टेंजेंट है। अब आप फ्री हैंड से ऐसा फिगर बनाइए कि ये लाइन टेंजेंट दिखे, ये लाइन टेंजेंट दिखे, तो थोड़ा इस तरीके से खींचिए और इस पॉइंट से पास कराइए ए से और आगे ले जाके कुछ दूर ऐसे पैरेलल लाइन खींच देंगे। इसका मतलब ये इनफाइनाइट पे जाके उसको टच करेगा। क्योंकि ये एसिम्पटोट्स है ना, आपने निकाला था ये x इक्वल टू 2 ये एसिम्पटोट्स है, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस है ना, y एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्पटोट्स निकला था, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, ये देखिए x इक्वल टू 2 ये एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये एसिम्पटोट्स है, ये जो है उसको इनफाइनाइट पे टच करेगा। तो x इक्वल टू ये एसिम्पटोट्स हो गया। तो आपने देखा कि ये पॉइंट और 2a पर जाते जाते इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसे फ्री हैंड से इसको मिला देंगे, ऐसा बनाएंगे। देखिए ये नहीं कि हम ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसा फ्री हैंड से मिलाएंगे ये लाइन टेंजेंट दिखे, है ना। तो देखिए इस तरीके से ऐसे खींचा कि ये लाइन टेंजेंट है और ए पॉइंट से पास होते हुए आगे 2a पर इनफाइनाइट हो गया। अब इतना आपने फिगर बना लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि कर्व इसमें एक सिमेट्री है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का मतलब इसके एक साइड में जैसा फिगर बन रहा वैसा ही फिगर दूसरी साइड में होगा। तो बाय यूजिंग सिमेट्री हम लोग इधर का फिगर बनाए इस पॉइंट से, अब इधर ले लीजिए दूसरी साइड का, ऐसा ही फिगर दूसरी साइड बना दो, तो सेम ऐसा ही फिगर दूसरी साइड बना लीजिए। तो यानी एक साइड आपने बना लिया बाय यूजिंग सिमेट्री, दूसरी साइड का फिगर अपने आप बना दिया वैसा ही। तो बस हो गई ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग में आपका फिगर देखा जाएगा कि किस तरीके का, किस शेप का फिगर बन रहा है। बाकी मेज़रमेंट वगैरह आप चाहे स्केल से बनाइएगा तो बढ़िया सा बन जाएगा। देखिए अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो बढ़िया सा फिगर बना देंगे, है ना। जितना अच्छा फिगर हो सके उतना अच्छा बना लीजिएगा। आप स्केल से नाप के मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पे आप निशान लगा लीजिए तो ठीक है। उससे क्या होगा कि फिगर थोड़ा सा फिगर में क्लियरिटी आएगी। बाकी कोई मेज़रमेंट नहीं करेगा, है ना। फिगर का केवल शेप देखा जाएगा कि शेप किस तरीके का है ट्रेसिंग का, ठीक है। तो इस तरीके से कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन आपने देखा। बाकी क्वेश्चन और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है ना, कार्टेशियन फार्म के क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, है ना। पोलर फार्म के भी क्वेश्चन सॉल्व है और कार्टेशियन फार्म के भी क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दी है और क्वेश्चन की, तो वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।